दोस्तों 2024 हमारे लिए एक ऐसा वर्ष होने वाला है जो जियोपॉलिटिक्स के मायने बदल कर रख देगा, क्योंकि इस वर्ष भारत के साथ अमेरिका में भी इलेक्शन होने वाले हैं और अमेरिका के इलेक्शन से कहीं ना कहीं आने वाले समय की जियोपॉलिटिक्स को डिसाइड करेंगे। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि जहां बाइडेन विदेशी मामलों में आज की डेट में थोड़ी सॉफ्ट नीति को फॉलो करते हैं, वहीं ट्रंप हमेशा एग्रेसिव नीतियों के पक्षधर रहे हैं, जिससे ये उम्मीद लगाई जा रही है कि ट्रंप के आने से आज वर्ल्ड ऑर्डर में और ज्यादा खलबली मच सकती है। इसे एक उदाहरण से समझें तो हाल ही में जब ईरान ने इजराइल पर प्रलयंकारी 300 रॉकेट दागे, उस कंडीशन में यह उम्मीद लगाई जा रही थी कि इजराइल ईरान पर पलटवार करेगा, लेकिन इजराइल के इस प्लान को उसके सबसे करीबी सहयोगी यानी अमेरिका से खुलकर सपोर्ट नहीं मिल रहा है। बाइडेन एक्टिवली इजराइल के रिटेलिएट करने के सपोर्ट में नहीं है, जिसकी वजह से इजराइल को बिना अमेरिका के सपोर्ट के ही ईरान पर हमला बोलना पड़ा। इसलिए ऐसे में इजराइल को जरूर डोनाल्ड ट्रंप की याद आ रही होगी। ट्रंप ने हमास हमले के बाद ही कहा था कि अगर वो प्रेसिडेंट होते तो कोई भी इजराइल पर एक हमला नहीं कर पाता। साथ ही वो इजराइल पर हमला करने वाले हर देश के खिलाफ एग्रेसिवली एक्शंस करने को भी तैयार होते, लेकिन जो बाइडेन आज उतने एग्रेसिवली दिखाई नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, बाइडेन और ट्रंप के बीच मौजूद इस आइडियोलॉजिकल टसल की वजह से आज कहीं ना कहीं इजराइल के साथ अन्य देश जो अमेरिका से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हैं, वो बेसब्री से नवंबर में होने वाले अमेरिकी प्रेसिडेंट इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में ट्रंप के वापस आने के साथ ही ऐसा कहा जा रहा है कि दुनिया की तस्वीर बिल्कुल बदल जाएगी। उम्मीद लगाई जा रही है कि ट्रंप के आने से ये 4 बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पहला, ट्रंप यूक्रेन को मिलने वाली सभी फाइनेंशियल एड को बंद कर देंगे। दूसरा, ट्रंप या तो नेटो को डिसॉल्व कर देंगे या फिर अमेरिका को ही इस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकाल लेंगे। तीसरा, ट्रंप इजराइल हमास और ईरान वॉर में इजराइल को समर्थन देने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। और चौथा, ट्रंप के आने से चाइना की मुश्किलें दोगुनी हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन्हीं पॉसिबिलिटीज पर चर्चा करेंगे और ध्यान रहे ये वीडियो पूरी तरह रिसर्च बेस्ड एकेडमिक वीडियो होने वाली है, जिसमें हम इन सभी पॉसिबिलिटीज को तथ्यों के साथ बताएंगे। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप अंत तक बने रहिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को किसी भी हालत में सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। रूस यूक्रेन वॉर। दोस्तों, ट्रंप के आने से रूस यूक्रेन वॉर पर क्या असर पड़ेगा, इसका पता आपको कहीं ना कहीं ट्रंप के हालिया इंटरव्यू से चल जाएगा, जिसमें ट्रंप ने रूस यूक्रेन वॉर पर खुलकर बात की। उनका कहना है कि यूक्रेन उस देश से लड़ रहा है जिसने एक समय दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों को हराया है। इसीलिए ट्रंप रूस को एक वॉर मशीन के तौर पर देखते हैं, जिससे यूक्रेन का जीतना लगभग असंभव है। इसीलिए वो इस वॉर में हो रहे अमेरिकी खजाने के नुकसान को अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर एक बोझ मानते हैं, क्योंकि बाइडेन ने अभी तक यूक्रेन को 76 अरब डॉलर की सहायता प्रदान करा चुके हैं। साथ ही ट्रंप का यह भी मानना है कि अमेरिका की जगह यूक्रेन का ज्यादा समर्थन यूरोपीय देशों को करना चाहिए, क्योंकि यूक्रेन यूरोप का हिस्सा है। लेकिन वे ऐसा नहीं कर रहे हैं, बल्कि सभी यूरोपियन देश सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन धन पर यूक्रेन और रशिया वॉर को बढ़ाने में लगे हुए हैं। इसीलिए अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो यह बात साफ है कि अमेरिका यूक्रेन को जो सैन्य सहायता प्रदान कर रहा है वो बंद हो जाएगी। वैसे सैन्य सहायता को रोकने की कोशिश ट्रंप पहले भी कर चुके हैं। जब अमेरिकी कांग्रेस में यूक्रेन को जाने वाले 60 अरब डॉलर के सैन्य समर्थन के बिल को पेश किया गया, तो ट्रंप के सांसदों ने यह बिल पास ही नहीं होने दिया, जिसके बाद से ही यूक्रेन को अमेरिका ज्यादा सैन्य समर्थन नहीं प्रदान कर पाया है। ऐसे में आप खुद सोच सकते हैं कि अगर ट्रंप सत्ता में आ गए तो यूक्रेन को अमेरिका से क्या समर्थन मिलेगा। लेकिन यहां पर ट्रंप का यह भी मानना है कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो वो एक दिन के अंदर ही इस वॉर को समाप्त करवा देंगे और कीव को ये कहेंगे कि मॉस्को की बातें मान ले। इस तरह से देखा जाए तो जो बाइडेन की सरकार जो यूक्रेन के लिए काफ़ी उदार रही है, अगर वो चली जाती है तो यूक्रेन के पास रूस की बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा और वॉर यूक्रेन की हार के साथ ही समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि भले ही ट्रंप इस वॉर को एक दिन में समाप्त करवाने की बात कह रहे हों,
लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद वो शायद ही इस वॉर को समाप्त करवा सकेंगे। ऐसे में अगर ट्रंप यूक्रेन की मदद करते भी हैं तो उस मदद की छवि कुछ और होगी। आज जहां यूक्रेन को सैन्य सहायता प्रदान की जा रही है तो वो ट्रंप के टाइम में लोन में बदल जाएगा, जिसके बदले में यूक्रेन के खनिजों को निकालने का अधिकार अमेरिका को मिल जाएगा। साथ ही यूक्रेन को अमेरिका का पूंजी भी वापस करना होगा। क्यों? Why does Trump want to withdraw the US from NATO? दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर के अलावा ट्रंप अमेरिका को नेटो से भी बाहर करने की वकालत करते हैं। इसके पीछे दो बड़ी वजहें हैं। पहली, नेटो कंट्रीज द्वारा डिफेंस एक्सपेंडिचर में कम बजट एलोकेट करना। दूसरा, अमेरिका का नेटो कंट्रीज के साथ ट्रेड डेफिसिट। आइए इसे अच्छे से समझते हैं। दरअसल दोस्तों, नेटो कंट्रीज मिलकर एक डिफेंस एक्सपेंडिचर व्यय बजट सेट करती हैं, जिसमें सभी कंट्रीज को अपनी जीडीपी का 2% डिफेंस एक्सपेंडिचर में देना पड़ता है, ताकि मुसीबत के समय में इसका इस्तेमाल नेटो कंट्रीज की सुरक्षा के लिए किया जा सके। बट नेटो की 32 कंट्रीज में से लगभग 18 ऐसे देश हैं जिन्होंने डिफेंस एक्सपेंडिचर को अपनी जीडीपी के 2% तक नहीं बढ़ाया है। अगर आप इस चार्ट में देखें तो आपको मालूम चलेगा कि जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा, स्पेन, टर्की जैसे देशों ने नेटो के टारगेट को हिट नहीं किया है। इसके अलावा अगर नेटो के यूरोपियन देशों की बात की जाए तो जहां उनको मिलकर 380 अरब डॉलर रक्षा में निवेश करने थे, वहीं उन्होंने बस 235 अरब डॉलर ही किए हैं। इससे भविष्य में अगर इन देशों में से किसी भी देश पर दुश्मन देश अटैक करता है तो ये देश जिन्होंने डिफेंस में कम बजट एलोकेट किया है, वे अपनी सुरक्षा करने के काबिल नहीं होंगे, जिससे ऑटोमेटिकली इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका पर आ जाएगी और अमेरिका को अपने बजट का भारी हिस्सा इन देशों की सुरक्षा पर लगाना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों, 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग आप चार्ट में देख सकते हैं कि जर्मनी, कनाडा, इटली जैसी कई नेटो कंट्रीज ऐसी हैं जिनके साथ अमेरिका ट्रेड डेफिसिट में है। चूंकि ट्रंप एक बिजनेसमैन है, उन्हें अपने प्रॉफिट से मतलब है, इसलिए ट्रंप अपने पहले टर्म में ही नेटो के वर्किंग प्रोसेस और उसके आइडिया से खुश नहीं थे। उनका मानना है कि नेटो कंट्रीज एक तरह से फ्री लोडर्स हैं और यूनाइटेड स्टेट्स के धन के बेनिफिशियरीज हैं। इसके साथ ही ट्रंप का यह सोचना है कि नेटो अमेरिका के लिए प्रॉफिटेबल एसोसिएशन नहीं है। इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ट्रंप दोबारा से प्रेसिडेंट चुनकर आते हैं तो शायद वो नेटो से यूएस को अलग कर देंगे। इसका ये मतलब नहीं होगा कि अमेरिका किसी भी यूरोपियन कंट्रीज की मदद नहीं करेगा, बल्कि इसके लिए ट्रंप का प्लान है कि जिस कंट्री को भी अमेरिका का सपोर्ट चाहिए वह नेटो के बजाय सीधे यूएस से सपोर्ट ले और इसके बदले में वह यूएस को एक बिग अमाउंट पे करे। लेकिन अगर ट्रंप के अगले प्रेसिडेंसी में भी अमेरिका नेटो से अलग नहीं होता है तो भी ऐसा कहा जा रहा है कि नेटो और अमेरिका के रिश्ते अब पहले जैसे नहीं रहेंगे। इस बात की गवाही ट्रंप के 10 फरवरी 2024 को दिए गए इस बयान से मिलती है। ट्रंप ने कहा है कि वो रूस को उन नेटो देशों पर हमला करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे जो नेटो में अपने बिलों का भुगतान नहीं करते हैं। साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा है कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो अमेरिका उन नेटो देशों को सुरक्षा नहीं प्रदान करेगा जो नेटो के रक्षा व्यय में सबसे कम खर्च करते हैं। दोस्तों, यही वजह है कि इसके तुरंत बाद मात्र 4 दिन के भीतर ही 14 फरवरी 2024 को टर्की ने यूएस के टैक्स में फैक्ट्री सेट करना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी ओर जर्मनी और पोलैंड जैसे देशों ने नेटो में अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ाना शुरू कर दिया है। यहां तक कि जर्मनी ने अमेरिका को 2024 में ही $68 बिलियन के साथ अपने जीडीपी के 2% टारगेट को पूरा करने का आश्वासन दिया है। ऐसा इसीलिए किया जा रहा है ताकि अगर ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं तो ये देश अपनी सिक्योरिटी के लिए यूएस का दरवाजा खटखटा सके। दोस्तों, अब तक हमने ट्रंप के आने से रशिया यूक्रेन वॉर और नेटो ऑर्गेनाइजेशन में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, यह जान लिया है। आइए समझते हैं कि ट्रंप के आने से मिडिल ईस्ट में भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। मिडिल ईस्ट। दोस्तों, ट्रंप ने अपने क्लासिक स्टाइल में इजराइल पर हुए हमास के हमले का विरोध किया था और कहा था कि अगर वो प्रेसिडेंट होते तो इजराइल पर कभी भी हमला नहीं होता, क्योंकि ट्रंप का यह मानना है कि जिस हमास ग्रुप ने इजराइल पर हमला किया उसे फंड करने के लिए ईरान के पास पैसे ही नहीं थे,
क्योंकि ट्रंप ने 2018 में ईरान के साथ न्यूक्लियर डील से खुद को अलग कर लिया था और उस पर बहुत से सैंक्शंस लगा दिए थे, जिसकी वजह से ट्रंप के टेन्योर में ईरान फाइनेंशियली इतना कमजोर हो गया था कि वह इजराइल के अगेंस्ट अपने प्रॉक्सी मिलिशियाज को फंड देने में सक्षम नहीं था। लेकिन ट्रंप के जाने के बाद ईरान पर यूएस की नई गवर्नमेंट ने उतनी मजबूती से सैंक्शंस नहीं लगाए, जिसकी वजह से हमास जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स ने इतनी हिम्मत की कि उन्होंने इजराइल पर अटैक किया। ट्रंप के इस लॉजिक से आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में अगर ट्रंप वापस आते हैं तो वो यूएस की ओर से इजराइल को दिए जाने वाले सपोर्ट को और बढ़ा देंगे। अगर पीस की बात करें तो इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच पीस के लिए ट्रंप का अप्रोच अलग है। वो इजराइल और पैलेस्टाइन के 2 स्टेट सॉल्यूशन को नहीं मानते हैं। साथ ही वो वेस्ट बैंक पर इजराइल के इलीगल कब्जे का भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ यह सवाल उठता है कि ट्रंप ऐसा करेंगे क्यों? तो इसका जवाब है इजराइल का एक ज्यूइश स्टेट होना। चूंकि अमेरिका में एक बड़ी ज्यूइश लॉबी है जो अमेरिकी प्रेसिडेंसी इलेक्शन को इफेक्ट करती है, इसीलिए ट्रंप इस लॉबी को अपनी ओर करने के लिए इजराइल का सपोर्ट करेंगे, जिसके लिए वो बाकी अरब देशों के खिलाफ जाने को भी तैयार है, जिससे ईरान और इजराइल की जो नई वॉर शुरू हुई है वह शायद ट्रंप के आने के बाद और बड़ी हो जाएगी। मिडिल ईस्ट के बाद अगर चाइना की बात करें तो चाइना में भी ट्रंप के आने की संभावनाओं से एक डर का माहौल बना हुआ है। चाइना दोस्तों 2017 में जब ट्रंप पहली बार सत्ता में आए थे, तब चाइना अमेरिका के साथ अपने रिलेशनशिप को मजबूत करने की पूरी कोशिश में लग गया था। इसी वजह से ट्रंप के आने के तुरंत बाद चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग अमेरिका के दौरे पर गए, जहां ट्रंप और जिनपिंग के रिलेशंस को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद ट्रंप चाइना के लिए थोड़ा लिबरल अप्रोच अपनाएंगे। लेकिन ट्रंप के आने के 1 साल बाद ही सब बदल गया और अमेरिका चाइना के बीच एक ट्रेड वॉर की शुरुआत हो गई। वास्तव में ट्रंप ने चाइना से आने वाले गुड्स पर 10% का एडिशनल टैरिफ बढ़ा दिया, जिसकी वजह से चाइनीज गुड्स पर टोटल टैरिफ 25% तक पहुंच गया और ऐसा होते ही चाइना की मुश्किलें बढ़ गईं। लेकिन ट्रंप अपने दूसरे टर्म में चाइना पर और अत्याचार करने वाले हैं। ट्रंप ने कहा है कि अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो चाइनीज गुड्स पर 60% तक टैरिफ यानी एक तरह का टैक्स चाइना से लेंगे। साथ ही ट्रंप चाइना को हटाकर कई ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन भी बनाने की कोशिश करेंगे ताकि चाइना पर अमेरिका की डिपेंडेंसी कम हो जाए। चाइना से हाई टैरिफ लेने के पीछे ट्रंप का ये लॉजिक है कि यह अधिक टैक्स अमेरिकी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स के लिए लाभकारी होगा, क्योंकि इतने हाई टैरिफ पर चाइना को मैन्युफैक्चरिंग के लिए अमेरिका के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को चुनना पड़ेगा, जिससे जो अमेरिकी नौकरियां एक्सपोर्ट्स हो रही थी वे आगे नहीं होंगी। साथ ही चाइनीज गुड्स के अधिक इंपोर्ट्स की वजह से अमेरिका को बायलैटरल ट्रेड डेफिसिट का भी सामना करना पड़ता था। 2023 के डेटा के अनुसार अमेरिका को चाइना से लगभग $250 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट झेलना पड़ता है। ऐसे में जब चाइनीज इंपोर्ट कम होगा तो अमेरिका को होने वाले व्यापारिक घाटे में भी कमी आएगी। इसीलिए ट्रंप के इस प्लान से चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर एक तरह से डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि अगर अमेरिका इतना टैरिफ बढ़ाता है तो इसका मतलब है कि चाइनीज सामानों के लिए अमेरिका का मार्केट लगभग बंद हो जाएगा, जो चाइनीज इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। चाइना आज वैसे भी अपने यहाँ हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहा है। ऐसे में ट्रंप के आने के बाद चाइना में और तेजी से नौकरियां जाने की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों, इस तरह से देखा जाए तो अगर ट्रंप वापस आते हैं तो वे वर्ल्ड ऑर्डर में खलबली मचा देंगे, क्योंकि आज का दौर कहीं न कहीं नेशनलिज्म का दौर है, जहां हर देश, चाहे वह रशिया हो, यूक्रेन हो, चाइना हो, इजराइल हो या फिर हमारा भारत ही क्यों ना हो, आज हर देश अपने देश के हित को सबसे आगे रखता है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप अगर वापस से सत्ता में आते हैं तो ये भी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को आगे रखेंगे। ट्रंप आज जिस अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को लेकर ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, उससे यह लगता है कि आने वाले समय में अमेरिका ऐसे किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाने का जिम्मा नहीं उठाएगा जिनमें उसके रिसोर्सेज का इस्तेमाल हो। दोस्तों, अब यहाँ आपको हमारे 3 सवालों के जवाब कमेंट सेक्शन में देने होंगे। पहला, क्या ट्रंप की जियोपॉलिटिक्स को लेकर अप्रोच सही है या फिर उन्हें भी बाइडेन की तरह थोड़ा लिबरल अप्रोच अपनाना चाहिए? दूसरा, अगर ट्रंप फिर से सत्ता में आते हैं तो अमेरिका के भारत के साथ रिश्ते कैसे रहेंगे? तीसरा, क्या ट्रंप वास्तव में अमेरिका में फिर से प्रेसिडेंट बन पाएंगे या नहीं? दोस्तों,
इन तीनों सवालों के जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।